हेलो बच्चों। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद इतिहास के लेसन के तीसरे पार्ट में हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये नमक यात्रा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए और इसी क्रम में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में भी पाते हैं। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि भारत में साइमन कमीशन क्यों आया, इसको क्यों गठन किया गया था तथा भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। हम सभी ने अपने किताब में पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन जो है वो भारत कब पहुंचा, वो 1928 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो कमीशन जो बना वो कहाँ पर बना है, ये ब्रिटेन में बना, अर्थात ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और ये जो आयोग का गठन किया गया था ये राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठन किया गया था, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उसी के जवाब में ब्रिटेन सरकार की टोरी सरकार ने इस कमेटी का गठन किया और इस कमेटी का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा इस पर सुझाव देना था। और इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, वे सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब जब हम देखते हैं कि जब भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना है और उस पर सुझाव पेश करना है और इसमें जो कमेटी का गठन किया गया है उसके सदस्य सिर्फ अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज तो अपने ही उद्देश्य और अपने हित के लिए कार्य करेंगे और जबकि हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है तो भारत के सदस्य जब तक नहीं होंगे तो ये जो आयोग है वो अच्छा नहीं होगा, ये भारतीयों के हित में नहीं हो सकता था। इसीलिए जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया, क्योंकि भारतीय जानते थे कि ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए वो लोग भारतीयों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध किया और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन जो था वो 1928 में भारत पहुंचा था। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन में 1901 में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इस समझौता की निम्नलिखित विशेषताएं थी। यानी पहली विशेषता यह थी कि सरकार ने सविनय अवज्ञा से संबंधित सभी कैदियों को रिहा करने को तैयार हो गया, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में जितने भी कैदी लोग जेल में बंद किए गए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा, उन कैदियों को अंग्रेजी सरकार ने रिहा करने का फैसला लिया था। और दूसरा विशेषता यह है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया, यानी उसको उस समय के लिए खत्म कर दिया था। और तीसरी विशेषता यह है कि महात्मा गांधी को दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनिधि बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारतीय लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट होने के कारण उसमें भाग नहीं लिया था और उसका विरोध किया था। तो ये जो
इरविन जो थे, वायसराय लॉर्ड इरविन, उन्होंने महात्मा गांधी के एक समझौता के तहत महात्मा गांधी को इस दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनिधि के रूप में बना लिए थे और उनको इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब, अवज्ञा मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। जब भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे तो बहुत सारे हिंसक घटनाएं हुई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि हम लोग जो है अब एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिससे अंग्रेजी सरकार के जो कानून है उसका उल्लंघन हो सके, ताकि अंग्रेज सरकार जो है भारतीयों की बात मान ले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा भारत भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे वर्गों और समूहों ने भाग लिया। भारत में जितने भी वर्ग के लोग थे और समूह थे, वे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन उन सभी वर्गों के जो स्वराज के मायने थे वे अलग अलग थे। हम लोग देखते हैं कि व्यवसायी लोग जो थे वे लोग सोचते थे कि स्वराज का अर्थ यह है कि वे उस युग को देखते थे जब उनके कारोबार या उनके उद्योग पर औपनिवेशिक पाबंदी या प्रतिबंध नहीं होगा और व्यापार जो है और उद्योग वे लोग बेरोक टोक से वो चला सकेंगे और उनके व्यापार फल फूल सकेंगे। और वहीं हम देखते हैं कि संपन्न धनी पर किसान लोग जो थे वे सोचते थे कि अंग्रेज ने जब राजस्व कर कम करने से इनकार कर दिया तो संपन्न किसान जो है वे लोग क्या किए कि इस आंदोलन में शामिल हो गए। और गरीब किसानों के लिए स्वराज क्या था? गरीब किसान चाहते थे कि जमीन का जो भाड़ा है वो माफ कर दिया जाए। और इसी क्रम में हम महिलाओं के बारे में भी देखते हैं कि महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल थी और ये चाहती थी कि उनको जो कांग्रेस ने महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने से इनकार कर दिया था और वे पुरुषों के साथ बराबरी का हिस्सा चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने नमक बनाई और शराब की दुकानों के सामने धरना दिया था। हम लोग देखते हैं कि ये जो महात्मा गांधी का स्वराज था वो उसमें विभिन्न वर्गों ने भाग लिया, लेकिन इसमें भी कुछ अवगुण थे जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं थी और इसकी क्या सीमाएं थी इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग लिया था, लेकिन जो दलित और अछूत वर्ग थे उन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। उत्पीड़ित मतलब होता है अपने आप को शोषित कहने लगे, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बड़ी जाति के लोग थे, वे लोग छोटी जाति के लोगों को छुए-छूत की भावना से देखते थे और उनको नीचा देखते थे। इसलिए वो लोग अपने ही देश में अपने को उपेक्षित मानते थे। और उनके जो नेता थे, दलितों के नेता, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वे अपने दलितों के लिए और अछूतों के लिए उनके मतलब उनके हित के लिए वो आंदोलन कर रहे थे और वो चाहते थे कि दलितों के लिए मतलब उनके चुनाव में आरक्षण के रूप में उनको आरक्षण मिले। मतलब चुनाव में जो सीट दिया जाता है उसमें उनको दलितों को अलग से आरक्षण मिले और उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। ये भीमराव अंबेडकर जो दलितों के नेता थे वे अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वे सभी वर्गों को एक समान दृष्टि से देखते थे और सभी को मिलाकर स्वराज का सपना पूरा करना चाहते थे। तो इस क्षेत्र में दलित लोग जब अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे तो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए ये
कुछ कमी आ जाती, यानी इसलिए वो महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर से संपर्क किया, लेकिन दोनों के बीच में एक मतलब विवाद हुआ। और चूंकि बी आर अम्बेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम दलित वर्ग एसोसिएशन रखा गया। और द्वितीय गोलमेज आंदोलन के समय महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर काफी विवाद हुआ। और क्योंकि इससे महात्मा गांधी इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इससे क्या होता, भारतीय एकता की गति धीमी हो जाती, यानी दलित और हरिजन लोग जो है वो लोग अलग हो जाने से भारतीय एकता की भावना में कमी आती। इसलिए महात्मा गांधी जो थे वो सबों को मिलाकर चलना चाहते थे, और इसीलिए गांधी जी और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1920 में पूना पैक्ट पर सहमति बनी। ये कहा गया कि अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तभी हम लोग अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल पाएंगे। और प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित, यानी पूना पैक्ट में सहमति जब बनी तो इसमें दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, यानी दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का गठन मतलब अलग से उसको नहीं दिया गया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खास उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता M.A. जिन्ना केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। तो स्वराज जो था महात्मा गांधी की दृष्टि से सभी को एक करके सबके लिए स्वराज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे दलितों का अलग दल था, मुस्लिमों का अलग दल था, जिसके कारण भारत की एकता, राष्ट्रीय एकता में कमी थी। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन बाद में जब सहमति बनी तो सभी लोग मिलकर क्या किए, राष्ट्रीय एकता में बंध कर और अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई किए। और इसी के तहत सविनय अवज्ञा का आंदोलन आगे बढ़ा, सभी मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है कि एक बड़ी घटना आती है, नमक यात्रा, या इसको हम लोग दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक यात्रा या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन हो जिसमें सभी समाज के लोगों को एक साथ मिलकर हम लोग आंदोलन कर सके, इसलिए इसमें कोई भी वर्ग छूटे नहीं, सभी लोग मिलकर एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए हम लोग आंदोलन में शामिल हो सके। उसके लिए वो एक ऐसे वस्तु की खोज कर रहे थे जिसमें सभी वर्ग इसका इस्तेमाल करता था, और वह था नमक। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, और जिसको भारतीय लोग कर को खत्म करना चाहते थे। और हम लोग देखते हैं कि नमक जो है सभी के वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और नमक जो है भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो नमक या ना हो तो हमारा खाना अधूरा है या उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए नमक जो है बहुत ही अति आवश्यक वस्तु थी, और महात्मा गांधी चाहते थे कि नमक के द्वारा सभी लोग एक होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो, और यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कर को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नमक को सर्वोत्तम वस्तु समझा, और इस पर उन्होंने एक नमक यात्रा शुरू की, क्योंकि नमक जो है वो भोजन का अभिन्न हिस्सा है और चिकित्सीय दृष्टि से भी यह आवश्यक तत्व है। महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू की, यानी वो साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे तक यात्रा तय की गई, जहां 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया गया। इस तरह उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक यात्रा से ही शुरू होता है, जब उन्होंने महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। यानी जितने भी कानून बनाए गए थे अंग्रेजी सरकार द्वारा, उन कानूनों को तोड़ा जाने लगा और यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर से एक नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।